नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका ज्ञानी इस क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। दोस्तों, आज के भाग में हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। महत्वपूर्ण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जो चीज़ें थी और जो इसके बाद में होंगी, 1858 से 1947 तक का जो दौर था और इसके पहले का जो दौर था, दोनों में काफ़ी अंतर है। जो पहले का दौर था उसको हम चार्टर, रेगुलेटिंग एक्ट ये सब बोला करते थे क्योंकि इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट पास किया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। लेकिन अब जो 1858 से इसके बाद का जो समय है दोस्तों, इसको हम ताज का शासन, ठीक है, ताज शासन यानी क्राउन रूल के नाम से जानते हैं। 1858 से 1947। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब सीधे तौर पे जैसे अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी इंडिया के ऊपर, अब इस पे कंट्रोल होगा किसका? अब इस पे कंट्रोल होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश क्राउन का। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। इसका निर्माण किस लिए हुआ? इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण हुआ 1857 के विद्रोह के बाद, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी सिपाही विद्रोह या सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी 1857 की जो क्रांति हुई, इसके बाद इस अधिनियम का, इस एक्ट का निर्माण हुआ दोस्तों, ठीक है। ये जो एक्ट आया, इसे अगर कई बार पूछा जाता है कि इसका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा टाइटल क्या था, तो दोस्तों इसका पूरा टाइटल था एन एक्ट फॉर द बेटर इंडिया, यानी भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इन दो बातों को जानना। इसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? जैसा कि हम जान रहे हैं, इसके पिछला जो हमने एक्ट किया था 1853 का एक्ट, उसको हम लास्ट चार्टर कह रहे थे। लास्ट चार्टर क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन तो दे दिया, लेकिन इन्होंने एक टाइम लिमिट नहीं दी थी कब तक आपको यहाँ पे रूल करना। मतलब एक क्लियर मैसेज था कि अब आप लोगों के अतिक्रमण का, इंक्रोचमेंट का, करप्शन का अब ये लास्ट दौर चल रहा है। जिसका एक एग्जाम्पल हुआ, जैसे प्रश्न अगर मन में ये आता है हमारे कि एक्ट क्यों आया, ये अधिनियम क्यों लाया गया, या ये 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों आया? दोस्तों, इसका सिंपल सा उत्तर ये है, जैसा कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रही थी। चाहे वो यहाँ के रिसोर्सेज का हो, चाहे टैक्स कलेक्शन का हो, चाहे कोई भी अपने प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हो कि पावर्स की बात की जाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ऐसे कई इन्होंने गलत कानून बना दिए थे जिससे प्रॉब्लम्स हो रही थी। और ये सब चीज़ें इनके अंदर भरी हुई थी। और ये विद्रोह जो सिपाही रिवॉल्ट हुआ था, यह एक ऐसा एक्ट था, ये एक ऐसा विद्रोह था दोस्तों, जिसने पूरे देश में एक आग लगा दी बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। लोगों के मन में भावना पैदा होगी कि ये अब खत्म, इनको उखाड़ फेंकना जड़ से। हालांकि ये जो लड़ाई हुई, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत जाती। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे लॉस होने लगता है और उनको पूरा उनके हाथ से देश ऐसा लगता है कि निकल जाएगा, अब इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तब ये हेल्प मांगते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। फिर वहाँ से हेल्प आती है और ये दोनों मिलके इस रिवॉल्ट को दबाते हैं। तब जाके इनके मन में कहीं न कहीं ये सब भ्रांतियाँ आ जाती हैं, और सच्चाई भी है। ब्रिटिश वहाँ पूरे ब्रिटेन में सबके मन में यही बात चल रही होती है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसको, जो रिवॉल्ट था, जिसको दबाने में इनके पसीने छूट गए थे दोस्तों। और ये हमारे देश का पहला ऐसा फ्रीडम फाइट था, फ्रीडम स्ट्रगल था, जहां से ऐसा माना जाता है कि अब देश की स्वतंत्रता की लड़ाइयां चालू हो गई, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक्ट था इसलिए आया था क्योंकि लोगों के अंदर ऐसा विद्रोह था। कई जगहों पे ऐसी क्रिश्नरी मशीनरी थी जो लोग धर्म परिवर्तन करवा रही थी। प्लस ये जो आपका इसका राइफल वाला काम हो, इसमें सुअर और गाय की चर्बी के बारे में ऐसे अफवाहें उड़ी थी या सच्चाई थी, अफवाह कई जगह सुनने को मिलता है। तो ऐसे कई रीज़न थे। और जो परमानेंट सेटलमेंट था और रेटवारी सिस्टम था, जिससे इतने ज़्यादा मात्रा में टैक्स कलेक्शन हो रहा था, ये सब रीज़न थे जिनसे इनके मन में असंतोष पैदा हुआ और ये आवाज़ उठती चली गई। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सीधे सामने आती है, बोलती है अब हम शासन करेंगे। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्राउन रूल, यानी 1858 से 1947 तक का जो भी टाइम पीरियड है दोस्तों, यह ताज का शासन यानी क्राउन रूल के नाम से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ विशेषताएं। दोस्तों, इस अधिनियम की विशेषता क्या थी कि अब जो पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि
कि कंपनी को यहाँ से हटा दिया जाता है, अब उसको ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर जहाँ तक भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, वो सारा एरिया, वो सारी पावर्स, वो सब कुछ अब ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था अब वो ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाता है। अब सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हो गया। जो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल था दोस्तों, उस टाइम पर जो पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल था, एक बदलाव होता है, उस पोस्ट को बदलकर कर दिया जाता है वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय ऑफ इंडिया दोस्तों ये एक पोस्ट है जो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम बदल दिया जाता है। जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब वो कर दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस तरह से आप मुझे बताइए कि देश के पहले वायसराय कौन थे या लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। वीडियो के लास्ट में हम इसका उत्तर जानेंगे। उसके बाद दोस्तों इस एक्ट में एक विशेषता इसकी यह भी थी कि एक पोस्ट क्रिएट की गई, उसका नाम रखा गया अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अ पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारतीय राज्य के लिए एक सेक्रेटरी यानी सचिव की पोस्ट तैयार की गई। दोस्तों यह जो सेक्रेटरी होता था, इसके बारे में खास बात यह थी, ये एक तो ब्रिटिश एमपी हुआ करता था और मेंबर ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट हुआ करता था। मतलब जो वहाँ का पीएम हुआ करता था उसके कैबिनेट का भी मेंबर था। तो ये दोनों बातें थी, तो इसलिए भी ज़रूरी था, मतलब ये वहीं से इनको कंट्रोल करता था। इसके पास ये पावर थी, अपनी कमेटी बना सकता है। ठीक है, एक ये सीक्रेट ग्रुप भी भेज सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है देश में। तो ये सब इसके पावर्स थी, इसके पास बहुत सारी पावर्स थी। दोस्तों इसकी हेल्प के लिए 15 मेंबर्स का एक काउंसिल भी तैयार किया जाता है। मतलब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यानी भारत के सचिव के लिए 15 लोगों का एक काउंसिल, एक परिषद तैयार किया जाता है जो इनकी हेल्प करते हैं कि कैसे गवर्न किया जाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक बात ये जाननी जरूरी है कि यह जो सेक्रेटरी हुआ करता था, सचिव हुआ करता था, यह ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक चैनल का काम किया करता था। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इसकी हेल्प से देश पे कंट्रोल कर रही है। दोस्तों इस एक्ट के तहत जो 2 कमिटीज बनी थी, आपको याद हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और आपका एक बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों चीज़ें खत्म कर दी गई। जो ड्यूल गवर्नमेंट का फॉर्मेट था वो भी खत्म कर दिया गया। इस एक्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से को खत्म कर दिया। जैसे आपको याद है कि अगर किसी के पास कोई संतान नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी को कंपनी में मिला दिया जाएगा। तो जिसकी वजह से कई विद्रोह होता है, जो आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी होता है। ऐसे कई जगहों पर जैसे अवध का भी एरिया ऐसे कब्जा कर लिया जाता है। तो ये सब एक्ट भी खत्म कर दिए जाते हैं। ऐसे कई नियम जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे, जो देश पर कंट्रोल के लिए, जिन पर भारतीय लोगों के मन में असंतोष था, वो सारे हटा दिए गए। हालांकि शासन प्रणाली में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया। जैसा कि हम जान रहे हैं, जो हमने 1853 का चार्टर पढ़ा था, लास्ट चार्टर, उसमें हमने ये जाना था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अब भारतीय लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, उसको वैसे ही रखा गया। तो दोस्तों फैक्ट्स एंड कंक्लूजन ये है जिसको आपको जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है लॉर्ड स्टैनली। और जो मैंने आपसे पूछा था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, तो दोस्तों वो थे लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सुधार करना, यानी उस सिस्टम को सुधार करना जिससे कि इंडिया पर कंट्रोल किया जा सके, वहाँ से ब्रिटिश में बैठ के रूल किया जा सके, एक ऐसी मशीनरी बनाना जो देश पे पूरी तरह से कंट्रोल करे। तो दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इंस्टेंट वीडियोस, पीडीएफ, नोट्स और अपडेट्स इंस्टेंट मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।